दोस्तों, सबको मेरा प्रणाम है। बहुत दिनों से मैं बुक के रिगार्डिंग बहुत सारे लोग परेशान थे कि आखिर ऐसा क्या है इस बुक में कि बच्चे दुकान पर आते हैं और कहते हैं इसके साथ सामान्य विज्ञान चाहिए। बहुत सारे पब्लिकेशन वाले लोग भी परेशान थे, बहुत सारे बच्चे भी परेशान थे, बहुत सारे टीचर भी परेशान थे क्या, और बहुत सारे दुकानदार बुक सेलर्स भी परेशान थे कि सर आप ऐसा क्या है इस बुक में कि अभी तक आपने ये नहीं बताया कि बुक में क्या है और फिर भी बुक इतनी तेजी से बिक रही है। तो सर आप लोगों का प्यार है सर, और कुछ नहीं है। लेकिन फिर भी आज हम बहुत सारे लोग जो ये जानना चाह रहे थे कि बुक में ऐसा क्या है, क्या इसकी सिर्फ फिजिक्स अच्छी है, क्या इसकी सिर्फ केमिस्ट्री अच्छी है, क्या सिर्फ इसकी बायो अच्छी है, या फिर तीनों इनकी अच्छी है। उसी के रिगार्डिंग मैंने ये वीडियो बनाया है कि मेरे बुक में क्या क्या है और क्या क्या मैंने सोचा है। तो आइए हम उस पर चर्चा करते हैं। पहली बात कि मुझे सामान्य विज्ञान लिखने की आवश्यकता क्यों पड़ी। पहला क्वेश्चन जो मेरे मन में आया वो ये था कि नए प्रश्न के अनुसार थ्योरी का पूर्णतया अभाव था। जो नए प्रश्न आ रहे थे उनके अनुसार थ्योरी का पूर्णतया अभाव था। अब कहिएगा क्यों सर? क्योंकि 2017 से एग्जाम का सिलेबस बदल गया लेकिन बुक वही है। सर आप अगर तैयारी कर रहे होंगे और 2014-15 में जो किताबें थी वो किताबें वही हैं। क्यों? क्योंकि पब्लिकेशन और ऑथर का हो गया झगड़ा और बुक नहीं हो रहा है अपडेट। तो आप अगर नहीं होगा बिलीव तो आप देखिएगा कि 2017 में जो किताबें थी उससे पहले अभी भी वही किताब चल रही है। जबकि 2017 से आपको भी पता है रेलवे का सिलेबस कंप्लीट बदल दिया गया। ग्रुप डी में आर्ट्स को कंप्लीट रिमूव किया गया और सिर्फ साइंस को रखा गया, लेकिन किताबें वही है। तो 2017 से एग्जाम का सिलेबस बदल गया लेकिन बुक वही है। इसलिए मैंने सोचा कि ये पुस्तक लिखी जाए। प्रश्न के स्तर में काफी बदलाव हुआ लेकिन बुक वही है। न्यूमेरिकल का अभाव है क्योंकि बुक वही है, क्योंकि पहले न्यूमेरिकल नहीं पूछे जाते, अब पूछे जाते हैं क्योंकि बुक वही है। रिएक्शन वाले प्रश्न का अभाव है, कथन और निष्कर्ष केमिस्ट्री में अभाव है, उसका नहीं है, जो कि बच्चों को अब चाहिए। आगे अगर हम बढ़े, वर्तमान एग्जाम के अनुसार टॉपिक वाइज प्रश्न का अभाव है। चैप्टर बच्चा खोजता कि चैप्टर खत्म हो और हमको प्रश्न मिल जाए तो वो ज्यादा बेहतर होगा, तुरंत उसको क्वेश्चन मिलेगा और तुरंत बनाने में उसके लिए आसान होगा। वन लाइनर अप्रोच का अभाव है, पैराग्राफ राइटिंग हो रहा है, रखा है सारे किताबों में। मैंने क्या किया है सर? वन लाइनर अप्रोच किया है। मैंने थ्योरी के हिसाब से क्वेश्चन नहीं किया है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के हिसाब से सारे थ्योरी को अरेंज कर दिया है। आप कहिएगा कि सर जो कि आपके किताब में वही तो उसके किताब में भी है। मैं मानता हूं सर वो होना भी चाहिए, नहीं होगा तो गड़बड़ हो जाएगा। आपके पास जो किताबें पड़ी होंगी वही सेम चीजें इसमें भी होंगी, लेकिन मेरा अप्रोच अलग होगा क्योंकि सर इतने लंबे समय का आपके साथ का एक्सपीरियंस है। दूसरी बात कि सर जो नई चीजें जुड़ी हैं उसको मैंने जोड़ा है। अब न्यूटन का 3 नियम है, न्यूटन का पहला नियम, न्यूटन का दूसरा नियम, न्यूटन का तीसरा नियम। अगर न्यूटन का ये 3 नियम है तो मैं वो बदल नहीं सकता। क्रिया के बराबर तथा विपरीत प्रतिक्रिया होगा, चीजें वही हैं, लेकिन मैंने उसमें कुछ नोट्स लिखे हैं जो अलग है। मैंने उसमें कुछ ट्रिक्स लिखे हैं जिसमें अगर आप 1.5 पेज की थ्योरी पढ़ते हो तो थ्योरी वही अन्य किताबों में भी लिखा हुआ है, लेकिन मेरा जो 2 लाइन का नोट है वो थोड़ा सा अलग करता है मेरी बुक को मार्केट से, क्योंकि हमको पता है बच्चा बड़ा दर्द में है, उसके पास इतने दर्द हैं कि कोई सोच नहीं सकता है। वो इतनी लंबी सी थ्योरी पढ़ता है और बाद में पता नहीं चलता है सर कि इंफिनिटी होगा कि जीरो होगा, जीरो होगा कि इंफिनिटी होगा। तो वहां पर मामला सर गड़बड़ हो जाता है। आप केमिस्ट्री की दुनिया में आओगे, मैं सारी चीजों को दिखाता हूं मैंने कहां पर क्या किया है। पहले तो सर अब इंडियन रेलवे क्या पूछता है, नाउ इन इंडियन रेलवे क्या है सिलेबस। तो सर अगर आप फिजिक्स की बात करोगे सर तो फिजिक्स आपका सबसे ज्यादा पूछा जाता है फिजिक्स, और वो परसेंटेज है आपका 45%। 45% क्वेश्चन फिजिक्स से रहते हैं जनरली। आप जब सिलेबस पलटोगे तो आपको पता चलेगा। ये हम इंडियन रेलवे की बात करते हैं। और अगर केमिस्ट्री की बात करें सर तो ये आपका लगभग 35% रहेगा। और अगर बायोलॉजी की बात करें ये आपका 20% होगा। आप कहिएगा ऐसा क्यों सर? ये सिर्फ रेलवे की बात मैं कर रहा हूं।
अगर यही आप यूपीएससी बीपीएससी में जाओगे, एसएससी में जाओगे, तो वहां बायोलॉजी का परसेंटेज बढ़ जाता है और फिजिक्स और केमिस्ट्री का परसेंटेज घट जाता है। लेकिन रेलवे में आपको फिजिक्स का परसेंटेज ज्यादा मिलेगा। आप कहिएगा ऐसा क्यों सर? इसलिए कि ट्रेन फिजिक्स से चलता है, ट्रेन फोर्स से चलता है, ट्रेन मोमेंटम से चलता है, ट्रेन रोटेशन से चलता है, ट्रेन फेफड़े से नहीं चलता है, ट्रेन ब्लड डालने से नहीं चलता है, ट्रेन केमिकल डालने से चलता है। इसलिए केमिस्ट्री के क्वेश्चन है। और ट्रेन रोटेशन होता है, फोर्स होता है, सर्कुलर मोशन होता है, लीनियर फोर्स होता है, एंगुलर फोर्स होता है, इसलिए फिजिक्स से ज्यादा प्रश्न और बायोलॉजी से उसके मुकाबले कम प्रश्न होते हैं। ये मैं नहीं कहता, किसी किसी सेट में हो सकता है बायोलॉजी से भी कुछ ज्यादा क्वेश्चन पूछ दिए जाते हैं, किसी किसी में, लेकिन मैक्सिमम में यही होता है। आप कोई भी बुक पलट के, कोई भी सेट पलट के देखोगे तो आपको पता चलेगा। तो इसलिए मैंने जो किताब को अरेंज किया है वो इसी तरीके से अरेंज किया है, क्योंकि सर फालतू का पढ़ के क्या होगा जो पूछवे नहीं करेगा, हम वही पढ़ेंगे जब पूछता है। ठीक है, तो आते हैं सर अब ग्रुप डी का क्या मामला है। ग्रुप डी में अगर 100 नंबर के प्रश्न पूछे जाएंगे तो उसमें 19 से 25 क्वेश्चन आपके साइंस से पूछे जाएंगे। ग्रुप डी में अगर 100 नंबर का प्रश्न पूछा जाएगा, ध्यान देना, 19 से 25 प्रश्न सिर्फ और सिर्फ साइंस से पूछे जाएंगे। और अगर एनटीपीसी की बात करें उसमें 100 नंबर का अगर क्वेश्चन होगा तो 11 से 15 क्वेश्चन साइंस से पूछे जाते हैं। ये अभी करंट सिनेरियो जो चल रहा है हम उसकी बात कर रहे हैं। ग्रुप डी में कितना हमने कहा सर? ग्रुप डी में 19 से 25, और अगर एनटीपीसी में बात करें तो 11 से 15। तो आप सोच सकते हैं सर ग्रुप डी में जितना नंबर का आपका मैथ है उतने नंबर का साइंस हो पूछे, लेकिन क्या किस पर आप ज्यादा जोर देना है ये समझना होगा, कौन सा पार्ट हमको ज्यादा हाईलाइट करना है ये समझना होगा, तभी आपका काम होना है। अब गौर फरमाइएगा, हमने बुक को कैसे लिखा, ये मेरी पुस्तक है, हमने सर कैसे लिखा, हमने क्या कहा, हमने थ्योरी के हिसाब से क्वेश्चन नहीं लिखा, जो क्वेश्चन था प्रीवियस ईयर का उसके हिसाब से मैंने थ्योरी डिजाइन किया, क्योंकि ये मेरे कैरियर से भी रिलेटेड है। पब्लिकेशन तो सर कहीं से भी कोई किताब उठाया और उसको सर छापा और पब्लिश कर दिया, ऐसे नहीं होता है सर। मैंने इस बुक में 3 साल मेहनत किया है, इसीलिए आज बच्चे इतनी चाहत दे रहे हैं बुक। मैंने क्या किया सर, ये जो मेरी पुस्तक है इसमें मैंने प्रीवियस ईयर को सारा का सारा इंक्लूड किया, ऑल बुक्स क्वेश्चन जितने भी बुक्स अवेलेबल हैं उसके प्रश्नों को डाला, ऑल नोट्स जितने भी अवेलेबल हैं उसको डाला, और जितने भी प्रैक्टिस सेट थे उसके जो अच्छे अच्छे क्वेश्चन थे मैंने उसको डाला, और तब मैंने अपनी पुस्तक को तैयार किया। अब कुछ लोगों का कहना है कि सर आप किसी खास सेक्शन फिजिक्स पे ज्यादा जोर दिए हो, केमिस्ट्री पे कम। सर हमने आपको क्या कहा, हम हर उस जगह को पकड़े हैं जहां जहां से प्रश्न आ रहे हैं और जिस मात्रा में आ रहे हैं, क्योंकि फालतू की चीजें पढ़ाने का ना मेरे पास टाइम है ना पढ़ने का सर आपके पास समय है। अब गौर फरमाइएगा, हम अगर आगे आते हैं क्या है फिजिक्स में, ये जो सामान्य विज्ञान है उसमें फिजिक्स में क्या है, तो आइए सर फिजिक्स की दुनिया में देखते हैं। मैंने अगर S बराबर UT प्लस, मैं कुछ एग्जांपल्स देता हूं, मैंने अगर S बराबर UT प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, ये सारे बुक के पेजेस हैं, S बराबर UT प्लस हाफ ए टी स्क्वायर लिया, उसके क्वेश्चन बच्चों को बनते ही नहीं थे। अगर क्वेश्चन दे दिया जाए कि एक कार 10 मीटर पर सेकंड के वेग से जा रहा है और बताओ 20 मीटर पर सेकंड से एक कार को धक्का मारता है, त्वरण इतना है, तो बताओ विस्थापन कितना होगा, बच्चा बुझ भी नहीं करता था। क्यों? क्योंकि उसके लिए तुमको कुछ खास पॉइंट्स को समझना जरूरी होगा जो तुम्हारे पास हो, जो मैंने बुक में संग्रहित किया है। अगर ये सारे पॉइंट्स तुमको समझने हो, उसके बाद मैंने क्या किया, गति के नियम को 3 भाग में बांटा, एक क्षैतिज में और एक उदग्र में, नीचे से ऊपर की ओर, ऊपर से नीचे की ओर। आपको ये मेरे बुक में देखने को मिलेगा। उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट, जब आप देखोगे कि कहा जाता था कि प्रथम समीकरण कौन है, द्वितीय कौन है, तृतीय कौन है, नया ट्रेंड का क्वेश्चन है जो कि किसी पुस्तक में होगा तो मेरी पुस्तक पढ़ने की जरूरत नहीं। अगर ये नए ट्रेंड का क्वेश्चन अगर आपको ये मिल जाए कि प्रथम समीकरण क्या बताता है, द्वितीय समीकरण क्या बताता है, तृतीय समीकरण क्या बताता है, किसी भी पुस्तक में मिल जाए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का जो सेट होगा उसमें मिल सकता है, लेकिन जो पुस्तक हो जिसमें थ्योरी एंड क्वेश्चन हो अगर मिल जाए तो मेरे किताब को छूने की जरूरत नहीं है, नहीं पढ़ना है। एक लाइन की बात कि प्रथम समीकरण क्या बताता है, द्वितीय क्या बताता है, तृतीय क्या बताता है। पहले तो यही नहीं लिखा हुआ है किसको प्रथम कहेंगे, किसको द्वितीय कहेंगे, किसको तृतीय कहेंगे। मैंने उसको क्लियर करने की कोशिश की है। उसके बाद ग्राफ, बड़ा डर लगता है बच्चों को। ग्राफ को मैंने क्या किया सर, ये 5 दूनी 10 ग्राफ को, ये 5 ग्राफ और ये 5 ग्राफ, ये 10 ग्राफ को मैंने मात्र 2 फिगर में समेट दिया।
जिससे बच्चे देखेंगे और खटाक से टिक मार देंगे। ग्राफ बड़ा आतंक है सर ग्राफ में, और वहां पर हमने नोट वगैरह लिखे हैं कि नोट से आपको क्वेश्चन बहुत आसानी से देखते ही बन जाएंगे। कुछ लोग कहते हैं कि लगता है कि जो एसके झा सर से पढ़ेगा, क्लास लेगा, उसी को समझ में आएगा। नहीं सर, ऐसा कुछ नहीं है। आप जब बुक्स को पढ़िएगा, मैं क्लासेस भी देता हूं, लेकिन आप मेरे क्लासेस को किए बिना भी बुक को पढ़ सकते हैं। आप कोशिश तो कीजिए सर, कि फंसाने वाला काम नहीं करते हैं सर। क्या ऐसे मेरा इतना दिन से सर पढ़ा रहे हैं और आप लोगों का इतना प्यार मिल रहा है सर, पैसे की कोई जरूरत नहीं है, लगभग हमारा पैसा आप फुलफिल कर देते हैं। अब आते हैं सर यहां हमने क्या किया। अगर काइनेटिक एनर्जी का ये क्वेश्चन है फिजिक्स में, तो हमने यहां एक तो क्वेश्चन कह रहा है कि बढ़ जाएगा, एक क्वेश्चन ने कहा बढ़ जाएगा, लेकिन मैंने सोचा कि अगर हो जाएगा पूछ दिया तब क्या होगा, तो हमने यहां दोनों को एक्सप्लेन किया। बढ़ जाएगा क्वेश्चन जो है उसके हिसाब से ये आंसर होगा, अगर हो गया पूछेगा तो ये आंसर होगा। तो हमने दोनों को यहां पर लिखने की कोशिश की। अब अगर हम आगे चलते हैं सर, आप इस टाइप के क्वेश्चंस को बनाइएगा, आपको पता नहीं चलेगा जब आप इस क्वेश्चन को बनाइएगा। काइनेटिक एनर्जी बराबर p²/2m, कांस्टेंट हट गया, समानुपाती आ गया, इसलिए m बढ़ेगा तो ये घटेगा, ये घटेगा तो ये बढ़ेगा, फिर इसमें उल्टा हो जाता है। लेकिन आप इस पूरे को मत पढ़िए, और एक लाइन का यहाँ नोट दिया हुआ है, आप इसको पढ़ जाइए, आपका काम हो जाएगा। किताब के हका मात्र एक लाइन का नोट जो दिया हुआ है, इतना आप एग्जाम हॉल में नहीं कर पाओगे। एग्जाम हॉल में तो क्वेश्चन देखते ही लगना चाहिए, तो वो यहां से लगेगा। ये नोट आपको आपके ऑप्शंस तक पहुंचा देगा, ठीक है। अब आते हैं सर इधर। अब कहता है कि छत से लटके हुए पंखे में कौन सी ऊर्जा, लटक कर चलते हुए पंखे में कौन सी ऊर्जा। तो अगर कहेगा लटके हुए पंखे में कौन सी ऊर्जा, तो कहेंगे स्थिति ऊर्जा। और जब तक क्वेश्चन पंखा का लाइन नहीं दे तब तक अपने मन से लाइन नहीं देना है। और कहेगा लटक कर चलते हुए पंखे में कौन सी ऊर्जा, तो स्थिति ऊर्जा गति ऊर्जा दोनों होगा। लेकिन सर ये बच्चा को समझ में ही नहीं आता। कहता जमीन पर दौड़ते हुए लड़के में कौन सी ऊर्जा, छत पर दौड़ते हुए लड़के में कौन सी ऊर्जा, और खींचे हुए तीर में कौन सी ऊर्जा, छोड़े हुए तीर में कौन सी ऊर्जा, धनुष में कौन सी ऊर्जा, गुलेल में कौन सी ऊर्जा, पकड़े हुए पत्थर में कौन सी ऊर्जा, ढेरी गतिज ऊर्जा, स्थिति ऊर्जा, गति ऊर्जा, स्थिति ऊर्जा दोनों को मिला के कह देगा यांत्रिक ऊर्जा। इस सब का एक उपाय है जिसको हम अपने ट्रिक के माध्यम से मैंने इस किताब को लिखा है। यही डिफरेंस है अन्य किताब और मेरे किताब। अगर आप ये सोचते हैं मेरे पास ये किताब है फिर हमको ये किताब लेने की क्या जरूरत है, तो ये डिफरेंस मैंने क्रिएट किया है जो कि अन्य पुस्तक से मेरी पुस्तक को अलग करता है। अब जब हम आगे बढ़ते हैं सर, अब देखो शक्ति का मात्रक और बीमा सब लिखता है, लेकिन मैंने क्या किया, हमने शक्ति का एसआई मात्रक को अलग लिखा, दैट इज वॉट, इसकी बीमा भी मैंने लिख दी। अब शक्ति का व्यवहारिक मात्रक हमने लिख दिया हॉर्स पावर, दैट इज अश्व शक्ति, यहां तक ठीक है। शक्ति का औद्योगिक मात्रक को मैंने अलग किया एचपी। अब जनरेटर या मोटर की शक्ति को एचपी में, उसके बाद मैंने क्या किया सर, अधिक क्षमता वाले जनरेटर या ट्रांसफार्मर को किलोवाट में व्यक्त किया जाता है। ये आपको किताब में अगर मिल जाता है किसी किताब में, तो मेरी पुस्तक पढ़ने की जरूरत नहीं, आप उसी पुस्तक को पढ़िए। क्यों नहीं मिलेगी सर, क्योंकि ये नए ट्रेंड का क्वेश्चन है। पहले पूछा जाता था शक्ति का एसआई मात्रक वाट और व्यवहारिक मात्रक हॉर्स पावर अश्व शक्ति, लेकिन अब पूछा जाता है कि बताओ अधिक क्षमता वाले जनरेटर या ट्रांसफार्मर, किताब पलट के देखिएगा आपको मिल जाएगा कि शक्ति को किलोवाट में व्यक्त किया जाता है। पहले पूछा जाता था कार्य करने की क्षमता को ऊर्जा कहते हैं, अब पूछता है कार्य करने की दर को क्या कहते हैं, लड़का ऊर्जा मार के चलाता है। हमने नोट करके ये दोनों बातें अलग लिख दी है ताकि आपको दिक्कत नहीं। तो ये पॉइंट मेरे किताब में एक्स्ट्रा है, ये इसको मैं नहीं बदल सकता जैसे अन्य किताबों में वैसे मेरे किताबों में, लेकिन सर इसको मैंने अलग से ऐड किया है जिसकी अभी आपको जरूरत है, और उसी जरूरत को ध्यान, अगर सर जो आपको जरूरत है वो मैं लिख दूंगा तब तो मेरी किताब बिकेगी, तब तो आप सर उसको पढ़ोगे। उसी को करने की सर कोशिश की है। अब देखिए अगर ये प्रत्यास्थ अप्रत्यास्थ पूर्णता प्रत्यास्थ टक्कर को सर हम ऐसे शेड्यूल वे में लिखे पॉइंट वाइज 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4, ये चारों पॉइंट शेड्यूल वे में, इससे मिलता जुलता ये है, इससे मिलता जुलता ये है। यहां पर अगर E बराबर 1 है तो यहां पर E लेस देन 1 E 0, ये शेड्यूल्ड है ताकि आपको पढ़ने में आसानी हो और आप खुद से भी पढ़ के समझ पाइएगा। अब देखिए अवतल दर्पण है, अवतल दर्पण है तो यहां पर लड़का इसको पढ़ लेगा, सब ऑप्शन एक के जैसा, काल्पनिक सीधा बड़ा, काल्पनिक सीधा छोटा, काल्पनिक उल्टा बड़ा, काल्पनिक उल्टा छोटा वगैरह वगैरह करके। लेकिन हमने क्या किया उसके लिए लड़का को अलग से हमने कह दिया अवतल स्पेलिंग बड़ा है तो इसमें बड़ा होगा, उत्तल स्पेलिंग छोटा है इसमें छोटा होगा। अब जब इस टॉपिक को आप पढ़िएगा तो इस टॉपिक से ये ट्रिक जैसे आप लगाओगे आप अपने आंसर तक पहुंच जाओ।
फिर हम चलते हैं सर अगले स्लाइड की ओर। जब आप अपवर्तन वगैरह पढ़ते हो तो अपवर्तन में सर ये पॉइंट आपको किताबों में लिखा हुआ है, लेकिन उसमें क्या किया ना, बड़ा सा पैराग्राफ बना के लिख दिया। हमने ऐसा नहीं किया, हमने इस पूरे पैराग्राफ को मात्र 2 लाइन में कन्वर्ट किया कि भैया आवृत्ति नहीं बदलता है, एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाएगा, बाकी सारी चीजें बदल जाती है, उतने लिख दिया, उसी से सारा क्वेश्चन बन जाएगा। द नेक्स्ट वन इज, अब अगर आप ये कलर पढ़ते हो सर, कलर में आप अलग अलग चीजें पढ़ते हो सर कि बताओ रेड प्लस ब्लू मिलाएंगे क्या मिलेगा, ब्लू प्लस मैजेंटा मिलाएंगे क्या बनेगा, तो ये टेबल आप पढ़ते हो, लेकिन ये टेबल आपको याद ही नहीं रहता, तो इसके लिए हमने सर यहाँ पर एक जुगाड़ लिख दिया, ला मैं नीले पिकॉक को हरा पिला दूं, जिससे आपका काम हो जाना है। आप जब पढ़े होंगे और जब आप पढ़िएगा तो आपको पता चलेगा सर। उसके बाद यहाँ दूर दृष्टि दोष और निकट दृष्टि दोष, हर किताब में लिखा हुआ है कि दूर दृष्टि दोष का उपचार है उत्तल लेंस, लेकिन मैंने क्या किया, इसके ब्रैकेट में ये अभिसारी लेंस है ये भी लिख दिया। क्यों? क्योंकि हमको पता है लड़का उत्तल लेंस तो मार लेता है, लेकिन अभिसारी अपसारी में लड़का फंस जाता है। हमने क्या किया सर, जब मेरी कलम चली यहाँ उत्तल लेंस अभिसारी लेंस, तो मैंने क्या किया फिर अवतल लेंस अपसारी लेंस, ताकि एक जगह बच्चा को देखने को मिलेगा ना तो लड़का कंफ्यूज नहीं करेगा, उत्तल लेंस की जगह जो अभिसारी या अपसारी क्या मारना है उसको पता चलेगा। तो हमने उपचार में खाली उत्तल लेंस दूर दृष्टि दोष उपचार उत्तल लेंस नहीं लिखा जो कि अन्य किताबों में लिखा हो, मैंने इसके ब्रैकेट में वहीं पर वो, जबकि वो किताब ये लिखता है कि उत्तल लेंस अभिसारी लेंस है। अन्य पुस्तक और मेरी पुस्तक में ये फर्क नहीं है, मेरी पुस्तक और अन्य पुस्तक में ये फर्क है कि मैंने यहाँ एक जगह लिखा जो बच्चा एक बार ऐसे देखेगा और समझ जाएगा कि हमको करना क्या है। फिर हम आते हैं सर अन्य दुनिया में। आप सर बैटरी पढ़ते हो, बैटरी में सर सब अलग अलग बैटरी आप इतना पढ़ लेते हो सर, कोई जरूरत नहीं पढ़ने की, एक टेबल पढ़ो आपको पता चल जाएगा कैथोड किसका, एनोड किसका और विद्युत अपघट्य किसका, इतने तो पूछता है। इसी में सर आप देख लोगे 9 या 27 क्वेश्चन खत्म हो गया। आप जब आगे पढ़ोगे सर तो आपको पता नहीं चलता कि सर एनोड किसका कैथोड किसका इलेक्ट्रोप्लेटिंग में। हमने क्या किया, हमने कहा जिस कॉमन है, पहले क होता है बाद में प होता है, पहले ए होता है बाद में क होता है, इसको हम जुगाड़ करके यहाँ लिख दिए तो खट से लड़का को पकड़ में आ जाएगा जिसका एनोड और जिस पर परत चढ़ाएंगे वो कैथोड। इससे बच्चों को पढ़ने में आसानी होती है, जबकि ये सारी बातें तो सर अन्य बुक्स में भी लिखी हुई है, लेकिन ये बातें जो मेरे किताब को अन्य किताब से अलग करती है। जब कुछ महत्वपूर्ण तथ्य को हमने क्या किया सर, वन लाइनर अप्रोच में डाला है। जहां पर भी अगर लग गया हमको कि ये चीजें पूछी जाती है लेकिन थ्योरी से कंसर्न नहीं है, लेकिन इस चैप्टर से कंसर्न है, उसको मैंने वन लाइनर अप्रोच में डाल दिया ताकि आपको दिक्कत नहीं हो। यह भी जानिए करके भी हमने कुछ प्रश्न कुछ वन लाइनर डाले हैं जिससे आपको दिक्कत नहीं हो। प्रकाशीय यंत्र, आप सब सरल सूक्ष्मदर्शी, संयुक्त सूक्ष्मदर्शी, दूरदर्शी, पार्थिव दूरदर्शी, इस सारी चीजों को पढ़ते हैं ना सर, बड़ा बड़ा फिगर पढ़ने की जरूरत नहीं। आप एक टेबल पढ़ लो सर आपका काम हो जाएगा, मात्र एक टेबल पढ़ लो आपका काम हो जाएगा। इसके अलावा कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं, कोई फिगर पढ़ने की जरूरत नहीं है। 35 को ऑब्जेक्टिव खट खट लगे, एक भी ऑब्जेक्टिव पढ़ने की जरूरत नहीं। आप कैसे पढ़ेंगे सर, आप देखो कोई भी सरल सूक्ष्मदर्शी, संयुक्त, खगोलीय दूरदर्शी, पार्थिव दूरदर्शी, गैलीलियो का दूरदर्शी, कुछ भी होगा ना सर, सब में उत्तले हैं और गैलीलियो के में अवतल उत्तल दोनों है। तो हमने क्या किया, सब उत्तल वाले को एक साइड लिख दिया और एक लास्ट में कर दिया गैलीलियो अवतल उत्तल दोनों। अब सब में आप देखोगे सरल में 1 है, संयुक्त में पार्थिव में 3 है, अब बाद बाकी में 2 है लेंस। सरल में 1 पार्थिव में 3, हम कैसे याद रखेंगे, सरल में 1 पार्थिव में 3 बाद बाकी में 2, सरल में 1 पार्थिव में 3 बाद बाकी में 2। अब सर काल्पनिक सीधा बड़ा 1 होगा तो कैसे होगा, 3 होगा तो कैसे होगा, 4 होगा तो कैसे होगा, सबका डिटेल मैंने इसमें लिख दिया, सबका फॉर्मूला भी लिख दिया है। और एक भी ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट इसके अलावा मैंने फिगर तक नहीं डाला है, क्योंकि हमको पता वो बकवासगिरी है। सारे बुक्स में फिगर डाला, मैंने सिर्फ इसको शॉर्ट नोट्स बना के डाल दिया जो पूछता है। बकवासगिरी करने का ना फुर्सत मेरे पास है और ना बकवासगिरी सर सुनने की फुर्सत आपके अंदर होनी चाहिए। उसके बाद मैंने क्या किया सर, न्यूमेरिकल अप्रोच को मैंने अलग तरीके से लिया, फिजिक्स में खास करके न्यूमेरिकल क्वेश्चन को मैंने क्या किया, टाइप 1 और टाइप 2 में बांट दिया है। टाइप 1 में पहले मैंने इसके सारे फॉर्मूले को लिख दिया और फॉर्मूला लिखने के बाद इसके क्वेश्चंस और एग्जांपल्स को करवा दिए। फिर इसी तरह और भी इसके एग्जांपल है, टाइप 2 में गए, इसका सारा फॉर्मूला लिखे, फॉर्मूला लिखने के बाद इसके ऑब्जेक्टिव्स को करवा दिए। मतलब हमने चैप्टर के न्यूमेरिकल्स को, खास करके फिजिक्स और केमिस्ट्री में न्यूमेरिकल, बायो में न्यूमेरिकल नहीं है, फिजिक्स और केमिस्ट्री के जो न्यूमेरिकल्स हैं उसको मैंने टाइप वाइज नहीं, फॉर्मूला वाइज बांट के उसी के एग्जांपल उसके नीचे कर दिए। इससे बच्चों को प्रैक्टिस करने में आसानी होगी। वो भी लेवल वाइज कर दिए, लेवल 1 के पहले इजी होंगे, फिर टफ, फिर टफ, फिर टफ क्वेश्चंस होंगे। उस शेड्यूल में आपको पढ़ने में सर आसानी होती है। देख लो, यही टाइप 1 टाइप 2 करके हमने बांट दिया है। उसके बाद क्या है बायोलॉजी में खास, बायोलॉजी में क्या खास,
ठीक है। बहुत सारे बच्चे कहते हैं सर फिजिक्स होगा, कौन सा पेपर अच्छा है सर बुक में, फिजिक्स अच्छा है कि केमिस्ट्री अच्छा है कि बायोलॉजी अच्छा है। कुछ लड़के कहते हैं नहीं नहीं फिजिक्स अच्छा है, कुछ लड़के कहते हैं केमिस्ट्री अच्छा है, कुछ लड़के कहते हैं बायो अच्छा है। अरे गुरुजी सारी चीजों को जब मैं लिख रहा हूं सर तो सारी चीजों पे मेरी निगाहें हैं। आप पढ़ो तो पढ़ने के बाद आप खरीदो मत सर, आप एक बार देखो तो हमने सर क्या दिखाने की कोशिश की है। नहीं होता तो सर लगभग 3-3.5 लाख कॉपी लगभग अप्रॉक्स निकल चुका है। आप किसी न किसी के बगल वाले के रूम में जाओ और अगर किताब में पढ़ी हुई है तो उसको पढ़ लो और देखने की कोशिश करो, आपको खुद ब खुद समझ में आ जाएगा कि दोनों में क्या अंतर है। हाँ ये बात सही है, न्यूटन का 3 को नियम है 4 को हम नहीं कर सकते। अगर तब आपके पास जो पुरानी किताब है उसी के साथ आप फॉलो कीजिए, वो आपके लिए ज्यादा बेहतर। अब देखिए पूरी की पूरी बायोलॉजी में सर हमने वन लाइनर अप्रोच रखा है, कहीं पर भी पैराग्राफ राइटिंग करने की कोशिश नहीं की है, पूरा का पूरा वन लाइनर अप्रोच है। फिगर की अगर हम बात करें, ये सारी किताबों में ये फिगर है, हमने इसके पार्ट बाय पार्ट फिगर कर दिया। सारी किताबों में ये फिगर है लेकिन हमने इसके पार्ट में पार्ट फिगर कर दिया सर। उसके बाद जब आप आओगे सर, देखो आप अगर क्वेश्चन देखे होंगे सर तो क्वेश्चन में पूछा, ध्यान दीजिएगा, जीव विज्ञान के प्रमुख जनक में हरित क्रांति का जनक डॉक्टर नॉर्मन। भारत में हरित क्रांति का जनक की अगर हम बात करें तो एमएस स्वामीनाथन। लेकिन सर जब आप यहां आओगे, हरित क्रांति शब्द का प्रतिपादन किसने किया, ये एनटीपीसी में पूछ दिया सर, और ये किसी पुस्तक में नहीं था। विश्व में हरित क्रांति किसने लाया, भारत में हरित क्रांति किसने लाया, ये दोनों बातें सब किताब में है सर। लेकिन हरित क्रांति शब्द का प्रतिपादन किसने किया, तो केमिस्ट्री में आप जाइएगा तो कहेगा कि परमाणु शब्द का प्रतिपादन किसने किया, डेमोक्रिट्स ने। जबकि हम लोग जानते हैं परमाणु का मॉडल किसने दिया, पहला डाल्टन। जबकि वहां दिया हुआ परमाणु शब्द का प्रतिपादन किसने किया, डेमोक्रिट्स ने। तो ये बातें आपको अन्य बुक्स में अगर मिल जाती है तो आप वही किताब पढ़िए, कहीं कोई समस्या नहीं, मेरी किताब पढ़ने की एकदम जरूरत नहीं। लेकिन मैंने क्या किया सर, ये मॉडर्न क्वेश्चन जो है उसको भी हमने ऐड किया, जो पुराना चल रहा था उसको भी ऐड करने की कोशिश की है। अब अगर हम आते हैं सर, आप देखिए क्वेश्चन आपको मिलेगा, जैसे लड़का को क्वेश्चन मिलता है रेशम कीट, लड़का रेशम कीट देखा नहीं कि खट से मारेगा रेशम कीट, अच्छा सेरिकल्चर, मार के नहीं सेरिकल्चर, है आंसर। फिर यहां देखेगा शहतूत का पत्ता रेशम कीट, मार है सेरिकल्चर, आंसर। सर जबकि ऐसा नहीं है, ये एनटीपीसी में पूछा और ग्रुप डी में पूछा, आप गौर से देखिएगा तो सारे बुक्स में लिखा हुआ है सेरिकल्चर, रेशम के कीड़ों का पालन एवं रेशम निकालने की विधि को सेरिकल्चर कहते हैं। लेकिन हमने क्या किया सर, एक मोरिकल्चर भी ऐड कर दिया, जो शहतूत के पौधे पर अगर रेशम कीड़े का पालन कीजिएगा तो उसको मोरिकल्चर कहते हैं। आप क्वेश्चन देखिए दोनों अलग अलग, रेशम कीट का पालन का संबंध है, और यहां दिया शहतूत के पत्ते पर रेशम कीट का पालन का संबंध। हमने दोनों को साइड बाय साइड रखा, एक यहां और एक यहां, ताकि बच्चा दोनों में डिफरेंस करे। यहां जब आप आइएगा रेशम कीट तो यहां सेरिकल्चर होगा, लेकिन शहतूत के पत्ते पर जब ये कह देगा तो यहां सेरिकल्चर नहीं होकर मोरिकल्चर हो जाएगा, आंसर। हमने क्या किया, दोनों को साइड बाय साइड लगा के रखा ताकि बच्चों को दिक्कत नहीं। और ये मोरिकल्चर के बारे में किसी भी किताब में लगभग जिक्र नहीं के बराबर, इसी को संकलित करने की हमने आपके लिए कोशिश की है। जब आप आगे बढ़िएगा सर तो सारी चीजों को मैंने बायोलॉजी में फिगर के माध्यम से समझाने की कोशिश की है। टोटल एक टॉपिक का आपको फिगर मिल जाएगा मेरे पूरे बुक में। उसके बाद जब हम चलते हैं सर, क्या है केमिस्ट्री में खास, ठीक है। केमिस्ट्री की अगर हम खासियत की बात करें सर, तो केमिस्ट्री में आप देखिएगा एक चैप्टर, मैंने पहला चैप्टर बनाया छोटी छोटी मगर मोटी बातें। आप सबको लगा मास्टर भाई पागल हो गया क्या, ये कौन चैप्टर बना दिया। इसलिए बना दिया चला कि छोटी छोटी मगर मोटी बातों में क्या हो रहा है कि टोटल बेसिक कॉन्सेप्ट मैंने उसमें डाल दिया। पदार्थ क्या है वहां से शुरू किया है, क्योंकि केमिस्ट्री बच्चों का दर्द होता है, कहा जाता है रिजल्ट मेकिंग सब्जेक्ट है। इकोनॉमिक्स अगर है तो वो, नहीं तो केमिस्ट्री रिजल्ट मेकिंग सब्जेक्ट होता है, जल्दी बच्चों को समझ में नहीं आता। मैंने कहा क्यों ना मैंने इसके लिए सब छोटी छोटी मगर मोटी बातें, एकदम छोटी छोटी बातें, रासायनिक विज्ञान क्या है वहां से शुरू किया, ठीक है। उसके बाद मैंने इस चैप्टर में लगभग सारी बेसिक चीजों को कवर किया। उसके बाद जब आप आओगे केमिस्ट्री में, केमिकल रिएक्शंस में बड़ा डाउट हो रहा है, कथन निष्कर्ष में रिएक्शंस दिए जा रहे हैं, ये रिएक्शंस के प्रकार में रिएक्शंस दिए जा रहे हैं सर, और बच्चे रिएक्शंस पढ़ते ही नहीं है। आप पलट के देख लो ना सर, जो किताब आपके पास है पूरी किताब पलट लोगे 2 रिएक्शन नहीं मिलेगा। जो सबसे ज्यादा किताब आप पढ़ते हो ना उसमें 4 रिएक्शन पलट के देख लो। और जो अभी है, अभी क्वेश्चन देखो क्या था, हमको क्वेश्चन मिला कि लेड नाइट्रेट को जब गर्म करेंगे ना तो बताओ कौन सी गैस मिलेगी। आप देखिएगा सर, प्रीवियस में होगा, तुम्हारी किताब ने पढ़ी एक लाइन का बात, लेड नाइट्रेट को जब गर्म करेंगे सर तो आप गौर से देखिए उसमें वियोजन में हमने क्या किया, उसमें वियोजन भी लिख दिया, और उसमें वियोजन में हमने एग्जांपल ये तो दिया ही कैल्शियम कार्बोनेट का, यहां पर लेड नाइट्रेट का भी एग्जांपल दे दिया। आइए वो लेड नाइट्रेट का एग्जांपल रासायनिक अभिक्रिया में दे दिया कि एक बार यहां देख लेगा, एक बार वहां देख लेगा, सीधे आएगा नाइट्रोजन डाइऑक्साइड मार के चल जाएगा। इसको कहते हैं अरेंजमेंट, एक यहां दो एक वहां दो। जब यहां एग्जांपल देने हैं तो उल्टा कह देंगे, जो प्रीवियस में पूछा वही दे देंगे, और वहां जो क्वेश्चन में है तो है तो वहां भी पढ़ लिया, यहां भी पढ़ लिया, हमारा काम होता है, बच्चा के काम होता है। अब आगे अगर हम बढ़ते हैं, चला मोल कॉन्सेप्ट बुक्स पढ़िए सर, आपको पता चलेगा, और सर प्रीवियस पढ़िए तब आपको पता चलेगा। मोल कॉन्सेप्ट में पता नहीं चल रहा है क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, आज क्वेश्चन पूछ रहा है थ्योरी नहीं मिल रहा है बच्चा को, तो हमने क्या किया सर, मोल कॉन्सेप्ट को एक जितने भी फॉर्मूले हैं उसके जस्ट बाद एग्जांपल है, ये फॉर्मूला है इसके जस्ट बाद एग्जांपल, फॉर्मूला देन एग्जांपल, फॉर्मूला देन एग्जांपल, थ्योरी देन एग्जांपल। इस तरीके से मोल कॉन्सेप्ट का जितना भी प्रीवियस ईयर था उसको मैंने एग्जांपल्स में कन्वर्ट किया है। उसके बाद जब आप आओगे सर इधर, तो एक लाइन अगर हमने यहां लिखा है ना सर, एक लाइन से सर 14 क्वेश्चन बन जाएगा आपका मोल कॉन्सेप्ट। आप बना के तो देखो कि अगर एक मोल, देखो क्या लिखे हैं, किसी भी पदार्थ के एक मोल में परमाणु, अणु और आयन, ये जो 3 वर्ड हमने डाले हैं ना सर, इसी से तो लगभग सारा काम हो जाता है, 13 क्वेश्चन बन जाएगा, बना के देख लें। परमाणु, अणु और आयन, जबकि किताबों में लिखा हुआ है एक किसी पदार्थ के एक मोल परमाणु में नहीं, परमाणु भी होगा, अणु भी होगा, आयन भी होगा। यही लिखने का तरीका सर, थ्योरी हम थोड़ी बदल देंगे, जो अन्य किताबों में वही मेरे किताब में, लेकिन एक लिखने की शैली मैंने बदलने की कोशिश की है, जिससे आपका सारा डाउट जो है वो क्लियर हो जाए। ऑक्सीडेशन रिडक्शन में बहुत ज्यादा डाउट होता था, मैंने पहले ही लिख दिया ऑक्सीकरण, जिसको उपचयन कहते हैं, अवकरण अपचयन कहते हैं, और सर यहीं पर लिखे हैं, जबकि बुक्स में ऑक्सीकरण लिखे ऑक्सीडेशन लिख दिया है, कहीं जाके और लिख दिया कि इसको हम उपचयन भी कहते हैं। नहीं, यहीं पर लिखेंगे तो बच्चा को सीधा नजर पड़ेगा तो वो क्वेश्चन को बना पाएगा। दूसरा, अगर आप ऑक्सीडेशन नंबर निकालने जाते हैं तो मैंने मात्र 4 रूल लिखा और ऑक्सीडेशन नंबर खत्म। आप किसी का भी ऑक्सीडेशन नंबर मात्र ये 4 रूल पढ़ के निकाल सकते हैं। और अपवाद के बारे में मैंने एक नोट लिख दिया, तुम्हारा काम हो गया सर, 3 पेज का थ्योरी पढ़ने का कोई जरूरत नहीं है, मात्र 4 को वन लाइनर अप्रोच पढ़ोगे और आपका काम हो जाएगा।
ऑक्सीकरण अपकरण में ये जो न्यूमेरिकल्स है, ये रिएक्शन टाइप के जितने भी क्वेश्चन है मैंने उसको संकलित करने की कोशिश की, क्योंकि ये एकदम प्रीवियस ईयर में आप देख लीजिएगा पलट के H2O2 जब Cl2 से विक्रिया करेगा तो क्या बनाएगा, ये आपके प्रीवियस ईयर में है, लेकिन सर इसका सॉल्यूशन नहीं है, किसी किताब में नहीं है। मैंने क्या किया, इसको कंप्लीट सॉल्यूशन बना के आपका सर ऑक्सीडेशन रिडक्शन चैप्टर में डाल दिया, जिससे बच्चों को डर होता है रिएक्शन बाप रे पूछ दो तो मैं बनता हूं। ऐसी कोशिश हम सर आपके साथ मिलकर कर रहे हैं। सर आगे अगर बड़े सारे रिएक्शन वाले जितने भी क्वेश्चन है सर, ये सब प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है जो आपको देखने को मिलेगा। उसके बाद आप विलियम में चले आइएगा, विलियम में आइएगा सर, द्रव्यमान का प्रतिशत निकालने के लिए आप पढ़े होंगे सर, एक द्रव जिसमें 49 ग्राम साधारण नमक 320 ग्राम पानी का घोल घोला जाता है, द्रव्यमान प्रतिशत द्वारा इसका प्रतिशत निकालेंगे। नए ट्रेंड का क्वेश्चन है, थ्योरी है ही नहीं कहीं पर, हम मेरे पास भी नहीं था, हम भी सीखे और सीख के अपनी किताब में संकलित किया, उसका एग्जांपल दे दिया, बच्चों से बन जाएगा। तो सर यहाँ पर आपको इसका ये कंप्लीट आपको ये क्वेश्चन आपको देखने को मिला होगा अगर आप पढ़े होंगे, अगर आप प्रीवियस ईयर पढ़ते हैं तो। उसके बाद हम आते हैं प्रमुख रासायनिक अभिक्रिया करके मैंने एक चैप्टर ही दे दिया जिसमें सारे केमिकल इक्वेशंस हैं, सारे केमिकल इक्वेशंस एक जगह। अगर लड़का एक बार पढ़ भी देगा थ्योरी तो उसका काम हो जाने की संभावना महत्तम है। जबकि अन्य किताबें आप पलट के देख लेना केमिस्ट्री, अगर आपके पास कोई किताब है और अगर उसमें रासायनिक अभिक्रिया नाम का कोई चैप्टर है तो फिर मेरी किताब की आपको जरूरत नहीं है सर, झूठ मूठ का आपको पैसा लग जाएगा, उसको खरीदने की जरूरत नहीं है सर। अब सर पीरियोडिक टेबल से खूब क्वेश्चन पूछ रहा है, हमने क्या किया पीरियोडिक टेबल का सर मैक्सिमम थ्योरी दिया, इसलिए क्योंकि सर क्वेश्चन बहुत ज्यादा पूछ रहा है। अब आप कहोगे कितना ज्यादा पूछ रहा है, तो आप जब जाओगे सर तो इसको मैंने ब्लॉक वाइज अलग कर दिया, डी ब्लॉक अलग है, वर्ग वाइज अलग कर दिया है, एलिमेंट वाइज अलग कर दिया, लेकिन ऐसा भी नहीं किया कि जबरदस्ती इतना लिख दिया। सोडियम का अगर तीनों को पॉइंट पूछता तीनों को लिखे, लेकिन अन्य किताब जो आपके पास होगा देखिएगा एक पेज का सोडियम लिखा है जो बकवास है, जिसको पढ़ने की कोई जरूरत नहीं। उसके बदले में हम लोग पोटेशियम क्यों नहीं पढ़ लेंगे सर, कि पोटेशियम हथेली पर रखने पर गल जाता है, पूछ रहा है, अब पोटेशियम अगला किताब में है ये नहीं, जबकि क्वेश्चन पूछ रहा है। हम सर ऐसा काम करेंगे जिससे हमारा काम होगा, उसका भी दुए को पॉइंट पढ़ेंगे, अगर फर्स्ट वीक का 4 को पॉइंट 4 को पढ़ेंगे और लेकिन वन लाइनर अप्रोच में पढ़ेंगे। अब तत्वों के आवर्ती वर्गीकरण में जब आप जाइएगा 464 क्वेश्चन अप्रॉक्स मैंने डाला, और भी अन्य चैप्टर्स के भी क्वेश्चन है, कुछ केमिकल रिएक्शन से भी कुछ क्वेश्चन है, जबकि सब मिला के हम लगभग आपको 464 क्वेश्चंस आपके सिलेबस में मैंने डाल दिया है ताकि आपको दिक्कत नहीं हो और मैक्सिमम आपको लाभ मिल जाए। उसके बाद हम आते हैं कुछ विविध करके भी डालें, आप कहेंगे मास्टर ये विविध तू ही डाल के कौन बड़का जुल्म कर दिया, सब में दाहिए है नहीं सर, जो अनइंपॉर्टेंट है उसको हमने काट दिया, ये नहीं पूछता ही हम नहीं देंगे। तो मेरा जो विविध है वो कलेक्शन है सर, जिसके अनुसार हम आपको पढ़ा पाए। तो आते हैं सर नेक्स्ट में, सारा पूरा का पूरा जितना भी प्रश्न का फॉर्मूला, फिजिक्स का, केमिस्ट्री का, बायो में तो फॉर्मूला होता नहीं है, फिजिक्स का केमिस्ट्री के जितने भी फॉर्मूले हैं सर चैप्टर वाइज मैंने अलग अलग रख दिए, ताकि एक नजर अगर आप डालते हो तो सारा का सारा फॉर्मूला आपकी नजरों से गुजर जाएगा। उसके बाद मैंने लगभग नोट्स, बहुत जगह पर नोट्स लिखा है, बहुत जगह पर ट्रिक्स लिखा है, जहां पर लगना है। अब सर जबरदस्ती का हम ट्रिक्स और नोट्स नहीं बना सकते, जहां पर मेरे से आपके लिए कंफर्टेबल हो पाया वहां मैंने नोट्स और ट्रिक्स लिखने की कोशिश की है, जिससे आपको ज्यादा से ज्यादा लाभ मिलेगा। अब समस्या ये है सर कि एप्लीकेंट्स बहुत सारे हैं, करोड़ों में एप्लीकेंट्स हैं और सर हजारों लाखों में नौकरियां हैं, तो कहीं ना कहीं आपको ज्यादा मेहनत करने की जरूरत है। हम ये नहीं कहते हैं सर कि आपका समय खत्म हो गया, अभी भी सर आपने जो आपके पास जो समय है मोर देन इनफ है, अगर आप कर पाते हैं तो। और रही बात सर आप लोगों को इतना सारा प्यार दिया है इस बुक के लिए, बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन सर मेरे बुक में जो था मैंने बताया, हम ये नहीं कहेंगे कि सर आप बुक खरीदिए, आप सर खरीद के ऐसा ना हो कि आपको पछताना पड़ जाए। आप सर क्या कीजिए, मैंने बायोलॉजी को भी अपने हिसाब से संग्रहित किया है, केमिस्ट्री पे भी मैंने अपने हिसाब से संग्रहित किया, फिजिक्स को भी मैंने अपने हिसाब से संग्रहित किया, क्योंकि फिजिक्स से ज्यादा पूछता है तो उस पर थोड़ा सा ज्यादा बल दिए। और अगर बायोलॉजी का वन लाइनर अप्रोच जो है, क्या पूछ रहा है क्या नहीं पूछ रहा है, क्या केमिस्ट्री में पूछ रहा है क्या केमिस्ट्री में नहीं पूछ रहा है, वो सारी चीजों को मैंने संग्रहित करने की कोशिश की है। और अगर आप देखिएगा सर पीरियोडिक टेबल वगैरह इतना टफ उल्टा पुल्टा क्वेश्चन पूछ रहा है जो किसी भी बुक्स में नहीं था, तो मैं सर पॉजिटिव करूंगा तब तो मेरी किताब बिकेगी। और आगे भी तो सर आपके साथ हमको रहना है सर, बच्चा किसी का नहीं है, अगर उसको सही चीज नहीं मिलेगा तो उसको गाली देने में 2 मिनट नहीं लगता है, ये हमको बहुत अच्छे से पता है। और सर बहुत बहुत धन्यवाद कि आप लोगों ने बुक को इतना प्यार दिया है, तहे दिल से नमन है। अब लेकिन अगर आप बुक खरीदते हैं सर तो मत खरीदिए, आप अपने बगल वाले के पास जाइए और बुक्स को पहले देखिए, समझ में आए तो खरीदिए, नहीं तो नहीं खरीदिए। ये मेरा हाथ जोड़ के नम्र निवेदन, हो सकता है आपका बगल वाला फंस गया हो, आप भी फंस जाओ, मामला गड़बड़ हो जाए, इसलिए आपसे नम्र निवेदन है सर कि आप बुक तब खरीदें जब आपको बुक से संतुष्टि हो, नहीं तो बुक खरीदने की कोई जरूरत नहीं है। नमस्कार, थैंक यू वेरी मच, नमस्ते।